देखो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, EBIT, EPS एनालिसिस। तो देखो क्या होता है, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है, वो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, और क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। और तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है तो EBIT आता है। तो इतना तो कॉस्ट अकाउंटेंट में होता है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुमको EPS और MPS तक निकालना रहता है। तुम जैसे सोर्स ऑफ फंड, फंड किससे जनरेट करते हो, जैसे इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर से, डेप्ट से तुम जनरेट करते हो। और एप्लीकेशन ऑफ द फंड, मान लो तुमने 1000 जनरेट किया और उसमें तुमने एप्लीकेशन किया 100 करोड़ का। 100 करोड़ का एसेट्स कहाँ लगाया है, एप्लीकेशन जैसे कि फिक्स एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में, जो भी तुमने लगाया है। तो एप्लीकेशन ऑफ द फंड किया, उससे तुमने ना क्या किया, उससे तुमने ना 22 करोड़ क्या किया, कमाया। तो 22 करोड़ तुम्हारी कमाई हुई, तुमने लगाया था 100 करोड़। 100 करोड़ लगाया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तुमने 100 करोड़ का, तो जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा क्या हो रहा है, ROI और ROC। ROC क्या होता है, अबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 100 करोड़ का तुमने लगाया, और ये जो तुम 100 करोड़ का तुम लगाते हो वही क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। बिजनेस कितनी कैपिटल इंगेज कर रही है। ना तुमने EBIT आया, अब इसी में से ना तुमको पे करना पड़ेगा। जैसे डेट का तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर टैक्स देना पड़ेगा तुमको। फिर उसके बाद से कुछ क्या होता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा, फिर जो बाकी का बचेगा वो क्या होता है, इक्विटी शेयर से मिलेगा। नहीं, इक्विटी शेयर में जाएगा। अर्निंग बिफोर क्या होता है, इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो क्या होता है कि पहले तो क्या होता है, EBIT आया, EBIT में से अब पैसा शेयर होल्डर को, 3 डेप्ट को इंटरेस्ट चला गया। 3 लोगों हैं तो डेप्ट को क्या होता है, इंटरेस्ट चला गया। इनकम टैक्स, EAT, फिर उसके बाद से फिर उसका प्रेफरेंस डिविडेंड चला गया, और फिर जो बचा वो क्या होता है, EPS होता है। EPS अर्निंग पर शेयर क्या होता है, वो सिर्फ ओनली इक्विटी शेयर्स पे निकाला जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स का शेयर्स नहीं आता है। तो डिवाइड करते हो वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स का होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होता है। प्लस तुमको यहाँ पे दिख रहा है, देखो कि ऑपरेटिंग और फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है, उसमें से इंटरेस्ट EBIT आ जाएगा, उसमें इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, फिर उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे, फिर प्रेफरेंस शेयर माइनस कर दोगे, तो और फिर डिवाइड कर दोगे इक्विटी शेयर से, तो EPS आ जाता है। अब क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, तो मार्जिनल एमिनम, तो MPS अपॉन EPS। तो ये क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो तुम्हारे पास क्या होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो है और EPS है, तो तुम क्या कर सकते हो, MPS निकाल सकते हो कि नहीं, तो MPS निकाल लोगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द FM क्या होता है, मार्केट प्राइस वैल्यू और वर्सेस EPS। देखो मैक्सिमाइजेशन करना है तुमको, मार्केट प्राइस पर शेयर, और मैक्सिमाइजेशन करना सेकेंडरी है, EPS का मैक्सिमाइजेशन करना है तुमको। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं दिया है तो तुम क्या करोगे, तुम गो विथ EPS के साथ जाओगे। नहीं सॉरी, कुछ नहीं स्पेसिफाई, तो गो विथ MPS, तुम MPS के साथ जाओगे। अगर EPS या MPS में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो तुम MPS के साथ जाओगे। देखो इसमें भी EPS ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, तो ये तो सही है, लेकिन इसमें EPS ज़्यादा है और इसमें MPS कम है, तो तुम सेकेंड अल्टरनेटिव के साथ जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिफ्थ आता है। फिफ्थ ये आता है, मान लो कि तुमने सोर्स ऑफ द फंड तुमने इक्विटी से उठा लिया, डेट से उठा लिया, और तुमने क्या होता है, इक्विटी प्रेफरेंस से उठा लिया, इक्विटी डेट से उठा लिया, और आपको बताना है कि क्या होता है, कौन सा बेटर है। आपको 20 लाख का अरेंज करना है, तो पहले तुम इक्विटी से उठा लिए, फिर इक्विटी से डेट से उठा लिए, फिर इक्विटी, और आपको बताना है कि कौन सा है। और वो 20 लाख का तुम एप्लीकेशन ऑफ फंड में लगा रहे हो, तो जितना तुम्हारा EBIT आएगा
तो जो EBIT आएगा और जो तुम लगा रहे हो, मतलब कि तुम रेस कर रहे हो, फिर 20 लाख तुमको रेस करना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, आपको 20 लाख का अरेंजमेंट करना है और फिर उसको लगाना है, और फिर लगा करके तुम इतना कमा रहे हो, तो इतना तुम कमा रहे हो तो तुम्हारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? तुमको 25% देना होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% दे देगा। रिटर्न ऑन कैपिटल तो तुमको जो 25% तुमको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी। तो ऐसे तुमको करना होगा। तो फिर देखो ये है, पहले तुम इक्विटी शेयर्स डेट से कर रहे हो, फिर तुम इन तीनों से रेस कर रहे हो। तो मान लो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, तो डेट से कर रहे हो तो डेट का जितना है 10 लाख का 12% कर लोगे तो 1,20,000 आएगा। 8 लाख का 12% कर लोगे तो 90,000 आएगा। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो EB। फिर उसमें से लेस कर दोगे टैक्स, फिर लेस कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड जो तुम्हारा 4 लाख का 14% है। नंबर ऑफ़ द इक्विटी शेयर्स कितना है? एक का है 1 लाख और एक का है 80,000। तो तुम्हारी ये आ जाएगा। और ऑप्शन जो हायर EPS को तुम सेलेक्ट कर लोगे। फिर तुम ये देखोगे कि नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कितना है। अगर तुमको नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स निकालना है तो तुमको कितना कितना टोटल फंड रेज करना है, कितना जो फंड रिक्वायर्ड है। मान लो 20 लाख का फंड रिक्वायर्ड है और मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, नेट प्रोसीड पर शेयर। नेट प्रोसीड NP की क्या होता है? NP होता है इशू प्राइस में से इशू एक्सपेंसेस को माइनस करना। और इशू प्राइस क्या होता है? फेस वैल्यू में जो भी प्रीमियम वूमियम होता है उसको ऐड कर देते हो तो क्या हो जाता है? तुम्हारा इशू प्राइस आ जाता है। देखो इशू प्राइस तुमने प्रीमियम ऐड किया, एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो तुम्हारा नेट प्रोसीड इतना निकल जाएगा। इशू प्राइस होता है जो प्रीमियम को ऐड करते हो, अगर उसमें से इशू एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा NP आ जाता है। तो जैसे कि तुमको रिक्वायर करना था फंड 12,50,000, तो तुम इतना फ़ंड तुमको रेज करना है। तो अंडरस्टैंडिंग कि जैसे कि 1 लाख है, उसमें से तुम्हारा तुम्हारा 10 तो फेयर वैल्यू था, 5 तुम्हारा शेयर प्रीमियम था और इशू एक्सपेंसेस इतना था। तो उसको करोगे तो तुम्हारा पूरा करोगे, इसको जोड़ोगे और माइनस करोगे तो 12,50,000 आएगा। अगर देखो कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता इशू प्राइस के, तो इशू प्राइस फेस वैल्यू हो जाती है। मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन नहीं है। अगर मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है तो इशू प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाती है। ये जब वो न्यू कंपनी था, इन केस ऑफ द न्यू कंपनी, तुम पीछे वाला पढ़े हो। अब देखो इन केस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, इन केस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी में क्या होता है? तुम्हारे पास पहले से कुछ शेयर्स होंगे, तुम्हारे पास पहले से इक्विटी शेयर्स पड़े होंगे। मान लो ये करंट में ये सब तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग डेप्ट पड़ा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है, इतना तुमको कैपिटल एम्प्लॉय और तुम्हारा एग्जिस्टिंग EBIT इतना है। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है ना, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेना है। तो कि तुम इतना कमा रहे हो, एग्जिस्टिंग EBIT इतना है और कैपिटल एम्प्लॉय तुम इतना लगाए हो, तो तुम्हारा ROI इतना है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो ROI तुम क्या करोगे? 30% ही ले लोगे। कुछ भी नहीं मेंशन है तो ROI तुम क्या करोगे? 30% ही ले लोगे। फिर तुमको क्या होता है? एडिशनल 20 लाख की रिक्वायरमेंट, तो तुम पहला तो 20 लाख डेट से इशू करो और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तुम इतना से इशू करो। तो जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर तुम ये कर रहे हो तो सबसे पहले जैसे तुम ऑप्शन 1 तुम्हारा इतना है, ऑप्शन 2 तुम्हारा इतना है, तो EBIT है। तो मान लो तुम्हारा EBIT क्या है? तुम्हारा जैसे कि EBIT है, नोट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सपेक्टेड EBIT इट इज अज्यूम्ड ROI विल रिमेन द सेम। तो वो 30% ही मानोगे। तो मतलब कि तुम्हारा जैसे तुम्हारे पास इतना तो पहले से पैसा पड़ा हुआ है, अब ऑब्वियसली तुम इतना रेस करो तो उसको ऐड करोगे, उसका 30% निकालोगे, तो वो जो तुम्हारा उसका 30% आएगा वो तुम्हारा EBIT हो जाएगा। सबसे पहली बात, जैसे तुम्हारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है, डेट पड़ा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग भी है प्लस डेट भी है। यहाँ पे तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग भी है प्लस इक्विटी है, नहीं, एग्जिस्टिंग भी है प्लस डेप्ट है, एग्जिस्टिंग भी है प्लस प्रेफरेंस शेयर है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से रेस कर रहे हो। तो भाई जो एग्जिस्टिंग है तो पहले तो उसका कर लो कि एग्जिस्टिंग में तुम्हारे पास इतना जाना है। फिर तुम नए से रेस कर रहे हो, फिर तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग में तुम्हारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ा था, कितने का पड़ा था?
एग्जिस्टिंग में तुम्हारे पास प्रेफरेंस शेयर्स पड़े थे, तुम्हारे पास इतना तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग में तुम्हारे पास 5 लाख के पहले से शेयर्स थे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग को समझ लेना, यहाँ पे लिख देना एग्जिस्टिंग प्लस डेप्ट, एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग प्लस जो भी रेस कर रहे हो और प्लस यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लस जो भी रेस कर रहे हो। तो इस तरीके से करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, न्यू प्रोजेक्ट का है, दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, न्यू प्रोजेक्ट का है, तीसरा क्वेश्चन एग्जिस्टिंग का, चौथा क्वेश्चन न्यू प्रोजेक्ट का है, ठीक है। तो इसमें मैं बताता हूँ, देखो इसमें ना तुम जैसे कि अगर देखो इक्विटी दिया हुआ है 50%, डेप्ट दिया हुआ है 50%, या इक्विटी 60% दिया है, डेप्ट 40% दिया हुआ है, तो मतलब तुम जो रेस कर रहे हो उससे तुम मल्टीप्लाई करोगे। मान लो इसमें तुम्हारी न्यू कंपनी है तो रेस कर रहे हो 100 लाख, तो 100 लाख से तुम मल्टीप्लाई करोगे कि इक्विटी 50 का है, डेप्ट 50 का है, या इक्विटी 60 का है, डेप्ट 40 का है, ठीक है। पहली बात तो ये देखो यार, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर लिखा हुआ है, मतलब कि देखो इसने ये बोला हुआ है साफ साफ, देखो कि इक्विटी शेयर का करंट मार्केट प्राइस तो 40 है, लेकिन दिस इज़ फॉल टू 32 इफ़ डेप्ट एक्सीड दी 50 लाख आर रेज्ड। जैसे 50 लाख रेज होंगे तो वो 32 हो जाएगा, तो 50 लाख कब रेज हो रहे हैं, किसका किसका लिखा हुआ है, डेप्ट का एक्सीड हो जाएगा 50 लाख से, तो इसमें 50 लाख रेज हो रहे हैं, तो इसमें एमपीएस तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। तुम्हारे पास तीसरी बात है, जैसे कि तुम्हारे पास दे रखा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो जैसे इंटरेस्ट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख लो ऑन फर्स्ट 40 लाख, फिर 40 लाख से 50 लाख, और फिर ऑन दी अबव 50 लाख इंटरेस्ट। तो 40 लाख का तुम 6 लाख लगाओगे, फिर 40 से 50 का जो बीच का डिफरेंस होगा उसका लगाओगे, और 50 लाख से मान लो मैक्सिमम तो गया 60 लाख गया हुआ है, तो 10 लाख का तुम लगाओगे, ठीक है। अब मान लो इसमें आ रहा है तुम्हारा 50 लाख, तो 50 लाख क्या क्या हुआ, 50 लाख मतलब 6 लाख प्लस 3 लाख 20,000 करोगे। फिर उसके बाद 40 लाख आ रहा है, तो 40 लाख तो मतलब सिर्फ 6 लाख का लगाओगे, मतलब 40 लाख का कितना परसेंट होता है, 40 लाख का 15%, तो तुम्हारा आ जाएगा 6 लाख। 40 लाख देखो देखो 40 लाख पे तुमको 15% लगाना है, और फिर 40 लाख से ऊपर अप टू 50 लाख, मतलब 20 लाख पे तुमको एक तरीके 40 माइनस 50, 20 लाख पे तुमको 60% लगाना है, और अगर एबव 50 जा रहा है तो उस पर 18% लगाना है। तो ये सब ये कर लेना। तो ये 3 पॉइंट ये हो गए तुम्हारे। उसके बाद जैसे कि तो ऑप्शन दिया हुआ है कि इक्विटी डेप्ट, इक्विटी डेप्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 इक्विटी प्लस डेप्ट, इक्विटी प्लस डेप्ट, इक्विटी प्लस डेप्ट, इक्विटी प्लस डेप्ट। अगर देखो अगर सिर्फ डेप्ट बता दिया रहता और इक्विटी मान लो कि 10 लाख का डेप्ट है और तुमको 25 लाख रेज करना है, तो ऑब्वियसली ये बता जो बैलेंसिंग फीचर बचेगा, बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो इक्विटी हो जाएगा तुम्हारा। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो इक्विटी हो जाएगा। तो इसका ऐसे भी आ सकता है, सिर्फ इक्विटी दे दे या सिर्फ डेप्ट दे दे, तो तुमको बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेना। उसका सिंपल है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, इसमें कोई एग्जिस्टिंग तो है नहीं क्योंकि न्यू है, इसमें से माइनस कर दोगे टैक्स, फिर माइनस कर दोगे जो टैक्स माइनस कर दोगे। उसके बाद अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ तो करोगे नहीं, क्योंकि डेप्ट और इक्विटी है तो डिवाइड बाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ईपीएस आ जाएगा। इसमें लिख रहा है डिटरमाइन करना ईपीएस, और अगर ईपीएस आ गया है, ईपीएस और पी रेशियो दिया रहता तो एमपीएस भी निकाल लेते तुम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है एग्जिस्टिंग, यहाँ पे लिख रखा है एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब कि ना कंपनी के पास पहले से कुछ है। देखो पहला और दूसरा एक तरह से, पहला दूसरा और चौथा ये सारा का सारा ना तुम्हारा एक तरीके से है, लेकिन जैसे कि थर्ड है तुम्हारा, देखो थर्ड ना तुम्हारा ऑल इक्विटी शेयर्स कैपिटल 1 लाख, मतलब कि 1 लाख का इक्विटी शेयर्स है ऑलरेडी 10 रुपये के ईच पे, और फिर कंपनी को ऐड करना है, रेस करना है 2,50,000।
और 2,50,000 कंपनी कैसे रेज़ कर रही है, पहले तो इक्विटी शेयर से कर रही है, फिर डेब्ट से कर रही है, फिर उसके बाद से प्रेफरेंस शेयर से कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1, तो पहले तो लिखोगे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो मान लो कि एग्जिस्टिंग प्लस रेज़ कर रहा है, मतलब इक्विटी शेयर से लेकर, फिर एग्जिस्टिंग प्लस तुम्हारा डेब्ट से रेज़ कर रही है, फिर एग्जिस्टिंग प्लस तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर से लेकर। तो ऑप्शन नंबर 1 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो ये तुम पहले कर लोगे। फिर उसका एग्जिस्टिंग है, तो एग्जिस्टिंग क्या है पहले अब ये देखो कि एग्जिस्टिंग है क्या। एग्जिस्टिंग मतलब इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स ही एग्जिस्टिंग, कोई इसमें डेप्थ उप नहीं है। तो इक्विटी शेयर्स है तो मतलब तुम्हारा जैसे कि एग्जिस्टिंग तुम्हारा इक्विटी शेयर्स है तुम्हारा 1,00,000, तो 1,00,000 तो तुम्हारा होगा ही सब में, मतलब नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स में तुम्हारा 1,00,000 तीनों में होगा। और जैसे कि डेब्ट से तुम ऐड कर रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड से कर रहे हो तो तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। और अगर तुम इक्विटी शेयर से कर रहे हो तो जो तुम्हारा 1,00,000 है उसमें तुम्हारा बस 25,000 ऐड हो जाएगा। तो इससे करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा, जैसे कि देखो इसमें कहीं पर भी इसका इंटरेस्ट हो और फिर यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड और 1,25,000 और तुम्हारा ये ईपीएस निकल जाएगा। और ऐसे ही तुम्हारा फोर्थ वाला भी हो जाएगा। फिर आता है फिफ्थ वाला। देखो फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, देखो इसमें ये है कि इसमें ईबीआईटी करंट में ईबीआईटी तो है, और तुम जैसे कि करंट में 100 लाख का पहले से 10 लाख के शेयर्स हैं, 10 रुपये ईच के, मतलब 100 लाख रुपए तुम्हारे पहले से है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसमें तुम्हारा ईबीआईटी आता है 60 लाख, मतलब तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉय 100 लाख है तो तुम्हारा 60 लाख का ईबीआईटी आता है। तो तुम्हारा एक तरीके से 60% हुआ, तुम्हारा एक तरीके से आरओसी तुम्हारा एक तरीके से 60% ही हुआ। और फिर ना तुम्हारा अब तुम क्या कर रहे हो, अब कंपनी ना क्या कर रही है, डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। इसका कोई काम का नहीं, ये कोई काम 50 to 80 कोई काम का नहीं है, और कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाह रही है और उसके लिए 50 लाख और चाहिए, तो 50 लाख और कर लो। तो 150 लाख, और 150 लाख और प्री टैक्स इनकम कितना है तुम्हारा 40 लाख, और 50 लाख पे और 40 लाख तुम कमाओगे। तो इसमें तुमको तो पहले ही बता दिया 50 लाख पे तुम 40 लाख कमाओगे, तो 40 लाख तुम अभी कमाओगे, अभी 50 लाख लगाओगे तो 40 लाख, और तुम पहले से 60 लाख कमा रहे हो, जो 100 लाख लगाए थे तो 60 लाख कमा रहे थे। तो तुम्हारा तो टोटल ईबीआईटी कितना हो गया, 40 + 60, 1 करोड़ हो गया कि नहीं। तो इसमें ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला ये जो 50 लाख है, अब देखो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग सारा का सारा इक्विटी से है। तो मतलब पहले तो सारा का सारा इक्विटी होगा ही, मतलब कि तुम्हारा 10 लाख तो ऑलरेडी होगा इक्विटी में, 10 तुम्हारा 10 हो। तो अगर तुम सारा का सारा इंटायर इक्विटी शेयर से कर रहे हो और 10 फेस वैल्यू प्रीमियम मतलब 25 में ही तुम इशू कर रहे हो, मतलब 50 लाख का 25 करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 लाख, तो 2 लाख और ऐड हो गया तो मतलब 12 लाख का तुम्हारी इक्विटी शेयर हुई। फिर उसके बाद से अगर तुम 50 लाख का तुम डेब्ट से ऐड कर रहे हो तो 50 लाख का 16% निकाल लोगे, 50 लाख का 16% 18 लाख। और फिर तुम क्या कर रहे हो, डेब्ट प्लस इक्विटी कर रहे हो, डेब्ट प्लस इक्विटी मतलब 25 लाख तो डेब्ट से करो, 25 लाख इक्विटी से करो, तो 25 डिवाइडेड 25 मतलब 1 लाख, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई, क्योंकि जो तुम इशू कर रहे हो जो 25 लाख है वो प्रीमियम 40 पे कर रहे हो, मतलब 50 रुपये पे कर रहे हो। तो तुम्हारा एक तरीके से 25 लाख डिवाइडेड बाई 50 करोगे तो तुम्हारा 50,000 आ जाएगा। तो 10 लाख पहले से जो 50,000 और 10 लाख 50,000, और 25 लाख पे तुम 25 लाख डेट सेट कर रहे हो तो 25 लाख का 16% तुम्हारा 4 लाख। तो इस तरीके से होगा। एग्जिस्टिंग तो पूरा इक्विटी से है, लेकिन एग्जिस्टिंग प्लस रेस किससे किया, इक्विटी से किया है। एग्जिस्टिंग प्लस रेस किससे किया है, वो डेट से किया। एग्जिस्टिंग प्लस रेट किससे किया है, इक्विटी प्लस डेट से किया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, अगर तुम्हारा क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है
ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ये तुम दिखा रहा है। और कंपनी के पास 7 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है, मतलब तुम्हारे पास इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया, 7 लाख प्लस 3 लाख, 10 लाख का हो गया। और तुमको 4 लाख और रेस करना है, और 4 लाख का और रेस करना है। और ROCE क्या होता है, ROCE इज़ कांस्टेंट बोल रहा है कि जिस रेट से कमा रहे थे उसी रेट से आगे भी कमाओगे, मतलब ROCE इसमें कांस्टेंट है। और ये बोला है डेप्थ अपॉन डेप्थ प्लस इक्विटी, अगर 40% से हायर होगा तो PE रेशियो तुम्हारा 8% हो जाएगा, और जो तुम एंड 8% हो जाएगा। एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेप्थ, और जो तुम अगर 4 लाख डेप्थ से पैसा ले रहे हो तो उसके ऊपर तुम 12% दे रहे हो। तो ये कह रहा है अगर एडिशनल कैपिटल रेज है डेप्थ से, और एडिशनल कैपिटल तुम्हारा रेज हो रहा है इक्विटी शेयर से, तो तुम कैसे करोगे। तो सिंपल सी बात है। तो आ जाते हैं, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहली बार निकाल लो कि ROCE कितना है, मतलब कि तुम कितना कमा रहे हो। तुम कमा रहे हो 2,40,000, नहीं तुम कमा रहे हो EBIT 2,80,000 कमा रहे हो, लेकिन तुमने लगाया कितना है, तुमने लगाया था 7 लाख तुम्हारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, प्लस 3 लाख का तुम्हारे पास इक्विटी, 10 लाख हो गए। और डेप्ट इंटरेस्ट 40,000, मतलब 40,000 डिवाइड बाई 10% करोगे तो 4 लाख हो गए, मतलब तुमने 14 लाख लगाया है और तुम 2,80,000 कमा रहे हो एक तरीके से। 2,80,000 डिवाइड बाई 14 लाख करोगे तो 20% तुम कमा रहे हो, और 20% तुम आगे BC रेट से कमाओगे। तो क्या हो रहा है, ROCE कितना बढ़ रहा है तुमको ये देखना है। तो फिर नहीं, पहले तो तुम कैपिटल एम्प्लॉय निकाल दे, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो 4 लाख और ऐड हो जा रहा है, तो मतलब 18 लाख हो जा रहा है तुम्हारा। 18 लाख हो जाए तो 18 लाख तुम पहले ROCE कितना था 20%, उसी रेट से कमा रहे हो तो 20% कर दोगे तो 3,60,000 तुम अब कमाओगे। तो EBIT तो तुम्हारा 3,60,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेप्थ अपॉन डेप्थ प्लस इक्विटी, मतलब कि अगर तुम डेप्थ है, अगर तुम डेप्थ से रेस कर रहे हो तो 4 + 4 8 लाख, डिवाइडेड बाय 8 + 10 लाख 18 लाख, मतलब कि तुम 8 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख तो 44.4। अब ये 40% से ज़्यादा है, तो मतलब PE रेशियो डेप्थ से अगर रेस कर रहे हो तो तुम्हारा 8 हो जाएगा, ठीक है। पहली बात ये, ठीक है। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बन रहे हैं, एक इक्विटी से बन रहा है, एक डेट से बन रहा है। और फिर इक्विटी, एक तो ऑप्शन 1 बन रहा है डेट, इक्विटी से बन रहा है, एक डेट से बन रहा है। मतलब मान लो ये ऑप्शन 1 डेट है और ऑप्शन 2 इक्विटी है। तो ऑप्शन 1 में क्या है, एग्जिस्टिंग प्लस रेस कर रहे हो। तो एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग में तुम्हारा इक्विटी शेयर्स भी है प्लस डेप्थ भी है। याद रखना, इक्विटी शेयर पहले तुम रेस कर रहे थे तो उसमें आ रहा था इक्विटी प्लस, लेकिन तुम्हारा एग्जिस्टिंग में ही है। तो एग्जिस्टिंग में तुम्हारा कुछ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी होगा, और कुछ तुम्हारा इंटरेस्ट पहले से होगा। तो देखो देखो 40,000 तुम्हारा पहले से था, और तुम्हारा 30,000 ये तुम पहले तो डेप्थ से रेस कर रहे हो। तो फिर 4 लाख अगर तुम डेप्थ से रहे तो 4 लाख इंटू 4 लाख का 12% करोगे, क्योंकि तुम एडिशनली कर रहे हो तो 12%, तो 48,000 तुम्हारा न्यू इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे, और क्योंकि तुम डेप्थ से रेज कर रहे हो सिर्फ, तो ये नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर उतना ही रहेगा। तो ये हो गया। और तुम डेप्थ से रेज कर रहे हो तो तुम्हारा PE रेशियो कितना है 8 आ जाएगा, क्योंकि 44% तुम्हारा आ रहा है, जो कि 40% से ज़्यादा है। तो PE इंटू जो EPS आया तुम्हारा, उसमें तुम PE रेशियो से मल्टीप्लाई 8 टाइम से इंटू कर दोगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। सेम फॉर इक्विटी। इक्विटी तुम एग्जिस्टिंग में क्या है, इक्विटी प्लस डेप्थ भी है, तो डेप्थ जो एग्जिस्टिंग है वो आ जाएगा, इक्विटी जो एग्जिस्टिंग है प्लस जो न्यू है। तो न्यू तुम किस कैसे रेज कर रहे हो, देखो। तो जो न्यू है तुम देखो, तुमको भी पता है कि नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलते हैं। तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स अभी तुमने फार्मूला पढ़ा था कि तुमको कितना फ़ंड रेज़ करना है, मतलब 4 लाख का तुमको रेज़ करना है फ़ंड।
तुमको जैसे 4 लाख का फंड रेज करना है, तुम्हारा मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस तुम्हारा देखो नंबर ऑफ, मतलब 40 मार्केट प्राइस है, मतलब 10,000 और ऐड हो जाएगा तुम्हारा, ये ध्यान रखना, ये गलती हो सकती है। तो 40,000 हो जाएगा और तुम्हारा निकल आएगा। यही जैसे सेम BBQ7 है, मतलब BBQ6 है, वैसे ही BBQ7 भी है। उसके बाद तुम्हारा भी डिफरेंस देखो, EPS तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, EBIT में से इंटरेस्ट, उसमें से टैक्स 1 - 3, मतलब वही 1 - 3 और माइनस PT। तो सबसे पहले अगर सॉल्व करना होगा तो इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ द शेयर्स, और आता है तुम्हारा इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, EBIT मतलब कि क्या होता है, एक ऐसा लेवल ऑफ द EBIT जहाँ पे EPS इन विच EPS टू सेम, एक ऐसा लेवल ऑफ EBIT, मतलब एक ऐसा लेवल ऑफ, मतलब तुमको EBIT निकालना है, तो EBIT अगर निकाल लो तो EBIT में तो एक्स ही मान लोगे EBIT को, तो EBIT को तुम एक्स मान लोगे। और देख लेना EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 - 3, तो अगर अगर ये चीज़ पहले से तुमको सॉल्व करनी, फिर उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड तुम माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये तुमको करना होगा। देखो अगर ना सिर्फ ये है और कोई यहाँ पे कोई माइनस EBIT OBIT नहीं है, तो यहाँ पे ये इससे इसको कट कर सकते हो। पहला स्टेप ये करोगे, दूसरा स्टेप इसको करोगे, फिर तीसरा स्टेप इससे करके निकाल लोगे EBIT। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो सेम फॉर वैसे वैसे करके निकाल लोगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे तुम देखो जब PD हो तो टैक्स से टैक्स कैंसिल नहीं होगा, ये याद ध्यान रखना। जब यहाँ पे PD हो तो टैक्स से टैक्स कैंसिल नहीं होगा, तब तुमको वहाँ पे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा सब पहले। तब तो तुमको क्या है, पहले तो तुमको ये करना पड़ेगा, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप तुमको अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद माइनस करोगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करोगे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन ए लेवल ऑफ द EBIT, इसमें भी ए लेवल ऑफ EBIT है जहाँ पे EPS विल बी जीरो। तो मतलब तुमको EBIT निकालना है, तो EBIT निकालना है, तो अगर तुम देखो अगर EBIT निकालना है तुमको, और अगर तुम्हारे पास क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड है और डेप्थ, इक्विटी प्लस डेप्थ प्लस तुम्हारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो तुम्हारा ये फार्मूला होता है। देखो इक्विटी का तो जीरो होता है, डेट का इंटरेस्ट आ जाता है, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है, EBIT क्या होता है, EBIT बिफोर है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर है, तो आफ्टर को बिफोर में कन्वर्ट करना, तो 1 - 3 कर दोगे और तब तुम्हारा ईजिली कंप्यूट हो जाएगा। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है तो उसका तो ज़ीरो ही होता है। इंटरेस्ट है प्लान वन में सिर्फ डेप्ट है, तो डेप्ट का सिर्फ इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारा। और प्लान 2 में क्या है, प्लान 2 में तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मतलब ये तो आफ्टर है, तो उसको बिफोर में कर दोगे, तो बस क्या कहते हैं PD अपॉन 1 - 3 कर दोगे, आ जाएगा PD अपॉन 1 - 3। देखो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी इन डिफरेंस पॉइंट की, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। जैसे प्लान 1 है, प्लान 2 है, तुम इसका इंडिफरेंस पॉइंट तुम कंप्यूट कर लिए, मतलब वैसे ही कंप्यूट कर लिया, इंडिफरेंस पॉइंट आ गया 3 लाख। तो पहले तुमको इंडिफरेंस पॉइंट निकालना, फिर उसके बाद तुमको उसका EPS निकालना। अब EPS निकालना कैसे, तो EPS के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि EPS का ये फार्मूला वही डायरेक्ट लगा दो, तुरंत निकल आएगा। तो EPS का वो फार्मूला लगा दोगे, तुरंत EPS आ जाएगा। फिर उसके बाद EPS के बाद तुमको क्या करना है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तुमको क्या करना है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो पहला तो क्या था, तुम्हारा इक्विटी था, तो इक्विटी तो क्या होता है EBIT का नील। और देखो यहाँ पे प्लान 1 है, प्लान 2 है, प्लान 1 में सिर्फ इक्विटी है और प्लान 2 में इक्विटी प्लस डेप्ट है।
तो प्लान 1 में इक्विटी है तो EBIT नील होगा तुम्हारा, लेकिन प्लान 2 में इक्विटी प्लस डेप्ट है तो EBIT तुम्हारा 1,20,000 होगा। 1,20,000 तुम्हारा EBIT होगा। तुम्हारा EBIT नील है तो तुम्हारा क्या होगा, EPS भी नील ही होगा। और तुम्हारा EBIT यहाँ पे क्या आ रहा है, 1,20,000 और 1,20,000 तो EPS तुम्हारा नील हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी तो तुम्हारा 1,20,000 है, तो उसको माइनस करो तो EPS तुम्हारा नील हो जाएगा। तो तुमको क्या करना है, EBIT इंटू EPS तुमको फोर्थ में करना है। EBIT और EPS का ग्राफ बनाना है। तो देखो जैसे कि क्या है, जो प्लान 2 है तो वो 1,20,000 से स्टार्ट हो रहा है। देखो EBIT पहले तो लिखो, EBIT EPS। EBIT कितना है, 3 लाख, और उसका EPS कितना है, 0.75, दोनों का सेम है। तो ये 3 लाख 0.75, 1,20,000 से स्टार्ट हो रहा है तो ये गया। फिर दूसरा क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो ये गया। तो देखो जब ना 3 लाख के अंदर है तो तुम्हारा प्लान 1 ना तुम्हारा हाई पे, तुम ऐसे ऐसे कर लो और इसका ऐसे करोगे तो ये नीचे ही आएगा। लेकिन जैसे ही अभी ये जो प्लान 1 है ये नीचे आएगा अगर तुम, और प्लान 2 तुम्हारा हाई रेट से दिखाएगा, और जैसे ही 3 लाख से ज़्यादा है तुम्हारा प्लान 2 तुम सेलेक्ट करोगे। तो सिंपल से बारे में यही, उसके बारे में ये बोल रहा है कि अगर एक्सपेक्टेड EBIT, अगर एक्सपेक्टेड EBIT मान लो अगर 3 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख से एक्सपेक्टेड EBIT